Okay, hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai and today we are going to continue with the topic of presumptive taxation. हमने presumptive taxation में 44AD पढ़ लिया था, 44ADA पढ़ लिया था, 44AE का नंबर था. For today's class, which is 10th of November 22. Okay. Alright. So, ओके बिफोर आई बिगेन देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल लाइव हो गया है, अपडेट हो गया है. जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इमीडिएटली नेक्स्ट डे सबके लिए व्यू करने के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे. माई यूट्यूब हैंडल इज द राय साहब. सो गो लाइक सब्सक्राइब शेयर डू ऑल दैट. चलो बैक टू द टॉपिक. सेक्शन 44A. जब हम सेक्शन 44AD पढ़ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो उसमें पहली कंडीशन बोल दिया था कि यार देखो 44AD सारे बिजनेसमैन के लिए है, बस वो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए नहीं है. तो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वालों के लिए ये सेक्शन है 44AE. ये सेक्शन कहता है कि अगर आप गुड्स कैरेज के प्लाइंग, लीजिंग या हायरिंग के बिजनेस में है, सम में ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम यही होता है, प्लाइंग, लीजिंग या हायरिंग इंडस्ट्री में है, तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं. और क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? सबसे पहले देखो, पहली कंडीशन कह रही है कि कोई कंडीशन नहीं. पहली शर्त तो ये कि कोई शर्त नहीं. द टैक्स पेयर में बी एनी एसएससी. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडी में और एडीए में इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा और पार्टनरशिप फॉर्म को मिलेगा. कंपनी, एलएलपी ये सब फायदा नहीं ले सकते. सोसाइटी, ट्रस्ट ये सब फायदा नहीं दे सकते. ये कह रहा है कि भाई अगर तुम गुड्स कैरेज का बिजनेस कर रहे हो, तो गुड्स कैरेज का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि अगर छोटा भी व्यापार चालू करो तो कंपनी डालनी पड़ती है, क्योंकि आपको जिनसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो कंपनियां ही होती हैं. अब कंपनियों के साथ बिजनेस करना क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि जितनी कंप्लायंस वो पहली कंपनी कर रही है उतनी ही कंप्लायंस दूसरी कंपनी भी करेगी. तो पेपर वर्क हमें कभी घटेगा नहीं. हमें अपनी कंप्लायंस के लिए जो पेपर वर्क चाहिए वो सामने वाली कंपनी से मिल जाएगा. ईजी हो जाएगा बिजनेस. प्रोफेशनलिज्म भी बहुत एक झलकता है कंपनी होने से, तो ये भी एक रीज़न है. ट्रांसपोर्ट बिजनेस ज़्यादातर कंपनी से ही होता है, भले ही कोई एक बंदा ही कर रहा हो, दो एक ही ट्रक हो, दो ही ट्रक हो, लेकिन एक छोटी सी कंपनी बनती है. तो ऐसे केस में जो बहुत से जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, मतलब मेरे क्या बोलूँ, जेन्युइन क्या बोलूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ द एसएससीज जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, वो इस सेक्शन के बेनिफिट उठाने से मिस आउट हो जाते हैं. इसलिए 44A वाले सेक्शन में इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म वाली जो लिमिटेशन थी कि इनको ही मिलेगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वो हटा दी गई. टैक्स पेयर में भी एनी एसएससी. टैक्स पेयर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस. बिजनेस की डेफिनेशन: द टैक्स पेयर ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस. अब याद करो कि जब मैं 44AD पढ़ा रहा था और तुमसे बोल रहा था ना बार बार कि वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को ही लेने का बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी और एलपी तो बड़े लोग बनाते हैं, उनके लिए बेनिफिट नहीं है. तो अब इस सेक्शन में जब ये कंपनी वाली चीज़ हटा दी गई कि भाई चलो कंपनी भी ले सकती है, तो उसकी जगह कुछ तो रिप्लेसमेंट रखना था, ये चेक करने के लिए कि ये प्रिजम्पटिव का टैक्सेशन का जो सेक्शन है, इसका बेनिफिट कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं उठा रहा है जिसको ज़रूरत नहीं है. जो अफोर्ड कर सकता है अकाउंटेंट रखना, जो अफोर्ड कर सकता है ऑडिट कराना, उसको तो हम ये बेनिफिट नहीं दे रहे हैं. तो ये चेक करने के लिए उन्होंने कंडीशन डाल दी कि अगर आपके पास 10 गुड्स कैरेजेस से ज़्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते. यू शुड हैव नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बहुत सिंपल कंडीशन रख दिया और बहुत स्ट्रिक्ट भी. जब वो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोलता है तो इसका मतलब है कि सपोज करो कि आपके पास 8 ट्रक्स थे. यू हैड 8 गुड्स कैरेजेस विद यू फॉर द होल ईयर. आपने मार्च में 31 मार्च को 3 ट्रक और खरीद लिए. बिल्कुल एक दिन बस उस साल में ऐसा भी था जिसमें आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक थे, फिर भी आप अब इस कंडीशन से बाहर हो गए. बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है. साल में किसी भी पीरियड में आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक्स आ गए तो फिर आप. अच्छा, इसका एक और बहुत देखो, एक रेयर एग्जांपल भी बताते हैं. जैसे मान लो कि तुम्हारे पास यू हैव 9 ट्रक्स, ठीक है. 9 में से 2 ट्रक्स तुम्हारे खराब हो गए. अब वो 2 ट्रक्स को रिप्लेस करना है. रिप्लेस करने के लिए तुमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले नए ट्रक्स मंगा लेते हैं ताकि बिजनेस रुके ना.
और जब नए ट्रक्स आ जाएंगे तब हम इन दोनों ट्रक्स को रिटायर कर देंगे, इनको सेल कर देंगे। तो आपके पास 9 ट्रक्स थे, आपने 2 ट्रक्स और खरीदे, आपके पास 11 ट्रक्स हो गए, और अब उस 11 ट्रक्स में आपने 2 ट्रक बेच दिए, आपके पास वापस 9 ट्रक्स हो गए। ये बात समझ में आई? यू हैड 9 ट्रक्स, ठीक है, आपने 2 और खरीदे और फिर 2 और बेच दिए, आपके पास वापस 9 हो गए। लेकिन साल में एक बार आपके पास 11 हो गए थे, 10 से ज़्यादा हो गए थे। इसका मतलब अब आप सेक्शन 44 ए का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इज दिस डन? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? रिपीट अगेन। देखो सौरभ बाबू, 44 ए के लिए 2 ही चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। पहला तो ट्रांसपोर्टर्स को मिलता है, दूसरा उन ट्रांसपोर्टर्स को मिलता है जिनके पास एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिजेस नहीं थे। जब गुड्स कैरिजेस मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है ट्रक्स, छोटे ट्रक्स, बड़े ट्रक्स, साइज डजंट मैटर। आपके पास 10 छोटे ट्रक हैं तो चलेगा। अगर 11 छोटे ट्रक हो गए तो मामला खत्म। आपके पास 4 छोटे ट्रक्स हैं, 6 बड़े ट्रक्स हैं, 1 छोटा ट्रक आपने और खरीद लिया, 11 से ज़्यादा नंबर हो गए, खत्म। अब आप बेनिफिट नहीं ले सकते 44 ए का। 44 ए का बेनिफिट जो है वो इट वॉज इंटेंडेड टू गिव टू स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए किया गया था। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, गॉट इट। तो अगर 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिजेस किसी भी साल में किसी भी टाइम पे हो गई, मतलब आपके पास पूरे साल मान लो 8 ट्रक्स थी, यू हैड 8 ट्रक्स ऑल थ्रू द ईयर, अप्रैल से लेके बिल्कुल मार्च तक। मार्च में आते आते आपने सोचा कि ये 8 ट्रक्स जो है ना, इसमें से कुछ ट्रक्स पुरानी हो गई हैं, उनको चेंज करते हैं, तो पहले नए ट्रक्स खरीद लेते हैं, जब वो आ जाएंगे तब पुराने ट्रक्स बेचेंगे। तो आपने जैसे कि 4 नए ट्रक्स खरीदे और फिर 4 नए ट्रक्स बेच दिए। ये सारा काम साल के अंदर अंदर ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च आया, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल को भी आपके पास 8 ट्रक्स थे, 31 मार्च को भी आपके पास 8 ट्रक्स थे। बट एट वन पॉइंट इन द प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि आपने 4 ट्रक खरीदे थे, तो आपके पास हो गए थे 12 ट्रक्स। उसके बाद जब आपने 4 ट्रक वापस बेच दिए तब जाके 8 ट्रक हुए। लेकिन एट सम पॉइंट इन द प्रीवियस ईयर यू हैड मोर देन 10 ट्रक्स, तो आप 44 ए का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। क्लियर? नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरिजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। बाय द वे, ये नीचे जो लाइन में लिखा है ये आप पढ़ के और कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। ट्रक अगर आप गुड्स कैरिजेस का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है और आपके पास 10 ट्रक है, तो वो ट्रक आपने हायर परचेज से लिया है, कैश दे के खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है, किराए पे लिया है, लीज पे लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर आपके बिजनेस में आप 10 से ज़्यादा गुड्स कैरियर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी एम्प्लॉय कर रहे हो, खरीद के एम्प्लॉय कर रहे हो, हायर करके एम्प्लॉय कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन तुम्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना ज़रूरी है कि भाई आप जो धंधा कर रहे हो उसमें 10 से ज़्यादा ट्रक है कि नहीं है, किसके ट्रक हैं, क्या ट्रक हैं, कुछ नहीं पूछना। 10 से ज़्यादा ट्रक यूज़ कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक? क्लियर? चलो, अगर सेक्शन 44 ए का बेनिफिट उठाने के काबिल आप हो जाते हैं, यू आर अ ट्रांसपोर्टर, यू हैव लेस देन 10 गुड्स कैरिजेस, यू आर एलिजिबल। तो कैसे कैलकुलेट होगी 44 ए में इनकम? अगर आपका ट्रक छोटा है, ग्रॉस व्हीकल वेट नॉट मोर देन 12 मेट्रिक टन, 12 मेट्रिक टन से कम का वजन है अगर,
तो ग्रॉस व्हीकल वेट और नेट व्हीकल वेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये भी समझा दूँ तुम्हें। ग्रॉस व्हीकल वेट और नेट व्हीकल वेट। अगर हम ग्रॉस व्हीकल वेट बोलते हैं तो मान लो कि अगर ये लेट्स से इट्स 18 मेट्रिक टन्स, ठीक है, तो ये ट्रक का वजन लिया गया है कब, जब उसके अंदर पूरी कैपेसिटी फुल है। कितना वजन वो संभाल सकता है उसको भी ऐड कर दो और ट्रक का वजन भी ऐड कर दो, तब ये 18 मेट्रिक टन आया। लेट्स से कि वेट ऑफ अ ट्रक कितना होता होगा, सर्च ही कर लेते हैं ना यार। आज पता नहीं क्यों गले में बड़ी खराश लग रही है, जस्ट 1 सेकेंड। गूगल पे सर्च मारते हैं, रुको देखें ट्रक का वेट कितना होता है ऑन एन एवरेज। वेट ऑफ अ ट्रक, लेट्स सी इन टन्स, मेरे को टन में चाहिए, इन टन्स, मेट्रिक टन्स। फोर 4.5 मेट्रिक टन, तो ठीक है, मेरे को लग ही रहा था कि 5 टन का होता होगा, सही है। चलो तो मान लो इसमें से 5 टन का ट्रक है, अरे सॉरी 5 टन क्या नहीं, 13 मेट्रिक टन का वेट ट्रक उठा सकता है। इसको जब घटाएंगे तो जो आएगा 5 मेट्रिक टन्स, दैट इज द नेट व्हीकल वेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का वजन। खाली गाड़ी को आप जब स्केल पे डालोगे तो 5 मेट्रिक टन की आएगी, पर उसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, कि वो 13 मेट्रिक टन का सामान उठा सकती है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है, इट इज नेट व्हीकल वेट प्लस वेट ऑफ लोड कह दो, जो सामान उसमें रखा है उसका लोड, ये दोनों को जोड़ के आएगा ग्रॉस व्हीकल वेट। क्लियर? अगर 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा ट्रक होगा भी तो छोटा ट्रक होगा या छोटा हाथी होगा, ये सब होगा, तो उस पर 7,500 पर मंथ पर व्हीकल आपकी इनकम मान ली जाएगी। लेट्स से यू हैव 10 व्हीकल्स, तो आपकी इनकम हो गई 7,500 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 10 ट्रक्स, दैट्स योर इनकम। ओके? अगर आपके पास बड़ा ट्रक है, ग्रॉस व्हीकल वेट इज मोर देन 12 मेट्रिक टन्स, यहाँ नॉट मोर देन है, मोर देन है, 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है, तो 7,500 की जगह 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब आपका समझ लो 18 मेट्रिक टन का है, तो 1,000 रुपीज़ इंटू 18, सॉरी ओके, सो 1,000 पर टन ग्रॉस व्हीकल वेट हम 18 अज्यूम कर रहे हैं, ये आपका हो गया 1 महीने का। फिर इनटू आपने किया 12 मंथ्स, सो दिस इज योर एनुअल इनकम 18,000 इंटू 12। ठीक? क्लियर? चलेगा? समझ में आ गया सबको? ओके, सो इनकम फ्रॉम द, अच्छा बाय द वे दिस इज फॉर 1 व्हीकल। अगर मान लीजिए आपके पास 10 व्हीकल्स हैं, तो इसको इंटू 10 कर लीजिए, दिस इज पर व्हीकल। 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, तो ग्रॉस व्हीकल वेट 18 है, तो अगर मान लो आपके पास दूसरा एक है जिसका लेट्स इरेज 10 हियर, सो दिस इज फॉर 1 व्हीकल। लेट्स से यू हैव अनदर व्हीकल, तो 1,000 इंटू लेट्स से उसकी कैपेसिटी 24 टन है फॉर 12 मंथ्स, दिस इज द एनुअल इनकम फॉर सेकेंड व्हीकल। इस तरह से हर व्हीकल के वेट के हिसाब से आपको
सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर आपका छोटा व्हीकल है 12 मेट्रिक टन से कम का है तो उस पर कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपली नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करने हैं और 7,500 पर मंथ पर व्हीकल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब 12 मेट्रिक टन से बड़ा ट्रक आएगा तब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको पूछना पड़ेगा भैया कितना बड़ा ट्रक है, 18 है, 24 है, 50 है, जितना भी आपका ट्रक की कैपेसिटी है या व्हीकल की कैपेसिटी है उसका व्हीकल ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब पूरा भरा हुआ ट्रक कितना वजन का होता है, तो ग्रॉस व्हीकल वेट उससे मल्टीप्लाई करो 1000 पर टन, हर व्हीकल का अलग अलग, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके तुम्हारा आएगा इनकम कितना होता है। डन? ओके, यस। चलो अब देखो, ये इनकम आपको मंथली बेसिस पे निकालनी है। अगर आप वो पार्ट ऑफ मंथ के लिए भी ट्रक ओन करता है, जैसे मान लो कि मेरे पास अच्छा, मेरे को आई थिंक इस पर एक अच्छा आपको एग्जांपल देके बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेट मी ऐड अनदर पेज, 1 सेकेंड। चलो देखो, सो सपोज इसको पहले 12 महीना ऐसा अपना बना लेते हैं, जनवरी अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अरे बहुत ज़्यादा है यार ये तो, दिसंबर, जनवरी। चलो हम अज्यूम करते हैं कि जनवरी के बाद से इसने सारे ट्रक्स बेच दिए। ठीक है ना, क्या करना है, काल्पनिक है, क्यों मेहनत करें। तो लेट्स से कि आपके पास 6 ट्रक्स थे, लेट्स से ट्रक ए, ट्रक बी, ट्रक सी, ट्रक डी, ट्रक ई, ट्रक एफ। ठीक है, तो आपको देखना है कि अप्रैल में ए था आपके साथ, हाँ तो उसको 1 काउंट करिए। बी था आपके साथ, हाँ सर ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मई में था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, लेकिन एफ को हमने बेच दिया था। फिर जून में ये था, ये था, ये था, इसको बेच दिया, ये था। फिर जुलाई में ये और हमने 2 नए खरीद लिए रिप्लेसमेंट में, यहाँ पे डी के रिप्लेसमेंट में खरीद लिया, यहाँ पे एफ के रिप्लेसमेंट में खरीद लिया, और ये ई जो था वो वैसे का वैसे ही था। ऐसे ही और एग्जांपल कर लो, तुम जितना चाहे उतना टिक कर सकते हो रैंडम। एंड लेट्स से कि चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे पे लगा देता हूँ, सारे महीनों में थे, अपना टाइम बचेगा। कैलकुलेशन जो समझानी थी मैं ऊपर के एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। एक सेकेंड यार, 1 1 1 1 1 1 and then 1 1 1 1 here 1 pardon me, थोड़ा सीधा नहीं बन रहा है, बट 1 1, आई होप आई एम एबल टू कन्वे द पॉइंट। 1 1 1 और 1, ठीक है, ये पूरा 1 1 है। सितंबर से इनके पास सारे ट्रक्स हैं। सो मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि यहाँ पे हमारे पास ट्रक नहीं था, यहाँ पे हमारे पास ट्रक नहीं था, यहाँ पे हमारे पास ट्रक नहीं था। ठीक है, अब चलो सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि तुम पहले काउंट करके बताओ मेरे को कितने ट्रक्स थे। भैया ये अप्रैल के महीने में कितने ट्रक्स थे आपके पास, बोलो बोलो, तुम लोग बताओ, मेरे को काउंटिंग नहीं आती, गिन के बताओ। 6 ट्रक्स थे, 6। हाउ मेनी ट्रक्स इन मई? 5। हाउ मेनी ट्रक्स इन जून? 4। हाउ मेनी ट्रक्स इन जुलाई? जुलाई के बाद से सारे 6 6 ही हैं, है ना। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये केस 1 है, यानी कि ऑल द ट्रक्स आर लेस देन 12 मेट्रिक टन्स, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, 7,500 रुपये पर मंथ पर ट्रक, तो 6 इंटू 7,500। एक सेकेंड यार, मैं पेज से बाहर चला गया, देखूँ सेव हो भी जाए। अच्छा ये सेव नहीं होगा लेकिन ना, तो चलो आई हैव टू डू दिस अगेन, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। सो ऐसा करते हैं, ऊपर लिख देते हैं ना, कॉमन ही तो है। हर महीने
जितने भी ट्रक्स हैं उन ट्रक्स के नंबर्स के साथ मेरे को इंटू 7,500 करना पड़ेगा सेपरेटली, और फिर उसको काउंट करेंगे, 12 महीने का जो टोटल आएगा वो हमारी इनकम हो गई अंडर सेक्शन 44AE। इज दैट क्लियर? ये पहला केस बता रहा हूं मैं, जब सारे छोटे छोटे ट्रक्स हैं। ओके भाई साहब, अभी मान लो कुछ बड़े ट्रक्स भी हैं इसमें, ठीक है। लेट्स टेक इट टू अनदर पेज। ओके, इसका जो रिजल्ट है उनको हम क्या करेंगे, अगले पेज में यूज कर लेंगे। लेट्स से फिर से वही लिखना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर डुप्लीकेट कर देता है, डुप्लीकेट करने के बाद भी मेरे को इरेज करना पड़ता है ना, क्योंकि मैं इस पेज में कुछ और करने जा रहा हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को सेम ही मान लेते हैं, ठीक है, एक ही कॉलम में लिख देते हैं इनका। तो अब मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ स्मॉल ट्रक्स की, जो हमने पिछले पेज में काउंट किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ नंबर्स लिख देंगे। पहले अप्रैल में कितने स्मॉल ट्रक्स थे भाई साहब? 6 थे। मई में कितने थे? 5। जून में कितने थे? 4। देन 6 6 6 6 6। यहाँ मैं 12 लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिसंबर जनवरी 2 महीना है ना, तो दोनों का एक साथ काउंट कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे लिखने की, ठीक है, चलेगा। दिसंबर जनवरी 2 महीने का एक साथ लिख लिया मैंने। ओके, अब हम क्या करेंगे, लार्ज ट्रक्स काउंट करेंगे। लार्ज ट्रक्स में एक मजेदार बात है, अब हम सिंपली नंबर नहीं काउंट कर सकते, अब हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। भाई 18 मेट्रिक टन के कुछ हमारे पास ट्रक्स हैं, कुछ 20 मेट्रिक टन के ट्रक्स हैं, ठीक, इनका अलग है सिस्टम। 18 वाले का अलग कैलकुलेशन होगा, 20 वाले का अलग कैलकुलेशन होगा। तो 18 मेट्रिक टन वाले लेट्स से हमारे पास 2 ट्रक्स थे, और 20 मेट्रिक टन वाला एक ट्रक था अप्रैल में। मई में क्या हुआ कि हमने 18 मेट्रिक टन का एक ट्रक सेल आउट कर दिया और 20 मेट्रिक टन का एक से ट्रक खरीद लिया। जून में क्या हुआ, जून में लेट्स से कि सेम ही रखें क्या इसको, जून में लेट्स से कि हाँ ठीक है, एक 18 मेट्रिक टन का और खरीद लिया, सेम रख लेते हैं इसको। आई थिंक द पॉइंट दैट वाज ट्राइंग टू मेक वो तो बन ही जाएगा। यहाँ पे 2 कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 ये लीजिए, 4 3 5 4। अब दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, एक साथ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 10 और यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन जो स्मॉल ट्रक्स का था, जो हमने पीछे करा था, मल्टीप्लाइंग बाई 7,500, वो तो यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस सेक्शन का तो वैल्यू निकल आएगा। लेकिन लार्ज ट्रक्स में क्या करना होगा, लार्ज ट्रक्स का इंडिविजुअली हर महीने निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअली। दिस इज 7,500, दिस इज 7,500। अब 18 मेट्रिक टन का क्या सीन होगा, 2 ट्रक्स हैं 18 मेट्रिक टन के, तो 2 × 18 × 1,000, 1,000 पर टन था। यस, यहां तक सही है, समझ में आ रहा है? ये आपका एक महीने का निकल गया 18 मेट्रिक टन का। यहां पे क्या करेंगे, 1 × 20 × 1,000। ऐसे ही आपको सेम कैलकुलेशन हर जगह करनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने से आएगा करने को, कर लोगे अब? यस, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल ना कि कैलकुलेशन कैसे करनी है? जब तक छोटे ट्रक हैं तब तक तो टेंशन ही नहीं लेनी, जितने छोटे ट्रक्स हैं उनको 7,500 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा काम हो गया। जब बड़े ट्रक्स आएंगे तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हर ट्रक का आपको देखना पड़ेगा कि कितना मेट्रिक टन वेट है, मतलब किस मेट्रिक टन की कैटेगरी में कितने ट्रक्स हैं हमारे पास, और
इंडिविजुअली उन नंबर ऑफ ट्रक्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कैपेसिटी से, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, हर महीने का अलग कैलकुलेशन करो, तब जाके तुम्हारा सही आंसर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे दिसंबर और जनवरी को क्लब किया था 10 और 8 की करके, आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो अगर पूरे साल यूनिफॉर्म ट्रक्स नंबर ऑफ ट्रक्स हैं आपके पास। तो मतलब अगर साल में ट्रक्स खरीदे या बेचे नहीं है तो लार्ज ट्रक्स का कैलकुलेशन भी बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आप पूरे साल का एक साथ जोड़ लो कि लेट्स सी कि मेरे पास 2 ट्रक्स थे 18 मीट्रिक टन के और मैंने 12 महीने तक रखे, तो वो हो जाएगा 24 ट्रक्स, फिर 24 इंटू 18 करूंगा मैं, 18 इंटू 1000 करूंगा, मेरी इनकम आ जाएगी। इट विल ऑल बिकम ईजियर। आप एक बार मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर ले आओ। लेकिन यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं है, बीच में बाई हुआ है, सेल हुआ है, तो जिस पीरियड में एटलीस्ट बाई सेल हुआ है उसको आप ऐड नहीं कर सकते, वहां आपको मंथली कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो मेरे शेर, एवरीबडी कंफर्टेबल? ओके, फैंटास्टिक। आगे बढ़े आप। चलो, ये आपका, अरे यार ये व्हाट्सएप की ऐप मैं क्लोज ही कर देता हूँ, तो मैसेज आते ही रहेगा मेरे को। चलिए, सो हाँ, अपना ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का टॉपिक अभी हो गया खत्म। इसके बाद अब अपने को पढ़नी है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पीजीबीपी आपका आज की क्लास में फिनिश, मेरे को लगता है खत्म ही है। आई थिंक कितना बचा है, 2 4, नहीं यार काफ़ी बचा है। अच्छा, क्वेश्चन ही हैं अब तो, नहीं अब खत्म है, बिल्कुल खत्म है, फिनिश। पीजीबीपी आज हमने समाप्त कर दिया, बहुत खुशी की बात। सबसे खतरनाक टॉपिक यही होता है पीजीबीपी, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है। खतरनाक इन द सेंस की बहुत टाइम ले लेता है। ये है तो बहुत सिंपल। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर नॉन रेसिडेंट्स। अब हम नॉन रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। कुछ स्पेशल बिजनेसेस हैं नॉन रेसिडेंट्स के, जहाँ पे सरकार कहती है कि देखिए आपके लिए हमारे रूल्स के हिसाब से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना और हमारे रूल्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स फॉलो होते हैं, अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, और सिर्फ हमारे लिए अलग से बुक्स बनाना कुड बी प्रॉब्लमेटिक। और तो और आप ज़्यादा टाइम यहाँ रहते नहीं है, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हैं, आपको पकड़ना, आपका टाइम लेना वैसे भी मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसा सिस्टम बना देते हैं। ठीक, तो ये बनाया गया। अब याद है हम जब भी पढ़ रहे थे 44 AD ADA, तो हर जगह क्या वर्ड पे जोर दिया जा रहा था? रेसिडेंट्स को मिलेगा, रेसिडेंट्स को मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट्स को मिलता है। नॉन रेसिडेंट वहाँ बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। कोई नॉन रेसिडेंट है, उसका शिपिंग बिजनेस है। आपको पता है शिपिंग बिजनेस में तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री माल लाना ले जाना, तो यहाँ वहाँ टैक्स लायबिलिटी बनती ही रहेगी। तो 44B उन लोगों के लिए था जो शिपिंग बिजनेस करते हैं और नॉन रेसिडेंट हो गए हैं। उनके प्रॉफिट का 7.5%, 7.5% लिखने की कोशिश हुई है वहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सिंपल टर्म्स में 7.5% उनके पूरे टर्नओवर का उनका प्रॉफिट माना जाता है। उस पर जो भी उनकी इनकम बनती है उस पर वो टैक्स दे देते हैं। Then the next section, 44BB, business of providing services or facilities in connection with or supplying plant and machinery on hire used in the prospecting for or extraction or production of mineral oils in case of non-residents. So what are mineral oils? मिनरल ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स, ये दो तरह की कैटेगरी एक जनरली आपको सुनने में आती है। तो मिनरल ऑयल वो होते हैं जो मिनरल्स से निकलते हैं, रॉक्स से निकलते हैं, बीच से, ज़मीन से ड्रिल करके निकाला जाता है, ओशन से ड्रिल करके निकाला जाता है। दोज आर मिनरल ऑयल्स, यानी जो क्रूड ऑयल आपको दिखता है MCX में ट्रेड होते हुए, दैट इज दैट मिनरल ऑयल। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट ऑयल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, मैं कहता हूँ इतना लंबा पैरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनरल ऑयल्स की, वेजिटेबल ऑयल्स नहीं बोल रहा है। वेजिटेबल ऑयल्स कैसे? सरसों का तेल होता है, वो सरसों की खेती होती है बाकायदा, फिर वो सरसों के बीज से तेल बनाया जाता है, तो उसकी बात ये नहीं कर रहा है, ये बड़े धंधों की बात कर रहा है। वो तो सरसों का तेल तो छोटा छोटा गाँवों में आपको कोई भी देता मिल जाएगा, पर वो जो ड्रिलिंग करके पूरा सेटअप लगा के बड़ा सा बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं ना, तेल निकालती हैं हजारों लाखों करोड़ खर्चा करके, उनकी बात कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसके टर्नओवर का प्रॉफिट 10% मान लिया जाता है,
10% मान लो, और बाकी कोई खर्चे का क्लेम तुम भी मत करना, हम भी कोई डिसअलाउंस नहीं करेंगे। सिंपल, जितना आपने सेल्स करी हमारे कंट्री में, जो भी आपकी इंडियन इनकम बन रही है, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपकी तो इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा। आपकी जो फॉरेन इनकम है वो तो आपकी है, लेकिन नॉन रेसिडेंट की जो इंडियन इनकम होती है उसके टर्नओवर का 10% मिनरल ऑयल वाले केस में आपकी इनकम हो जाएगी, जो टैक्स बनता है दे दीजिए, काम खलास। देन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट 5%। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री उतनी भी अच्छी नहीं जितनी देखने में लगती है। जो भी लेता है वो परेशान ही रहता है, उनका तेल का दाम बढ़ता रहता है, टिकट की प्राइसेस कम होती रहती हैं। तो एयरक्राफ्ट का बिजनेस जो भी नॉन रेसिडेंट कर रहा है 5% उसको। बाय द वे देयर इज वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो आपने कहा था कि सर ये तो गरीब मजबूर छोटे व्यापारियों की हेल्प के लिए है। अभी आप एग्जांपल दे रहे हो शिपिंग बिजनेस, मिनरल ऑयल, एयरक्राफ्ट, सर ये तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, सर इनको सरकार बेनिफिट क्यों दे रही है? बेटा इनको सरकार बेनिफिट नहीं दे रही है, सरकार खुद को बेनिफिट दे रही है। ये लोग बड़े खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन हैं, और तो और ये नॉन रेसिडेंट हैं, यानी कि इंटरनेशनल। तो यहाँ बात आ गई इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि कहीं, हाँ डॉलर भी ला रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है ना कि इनका जो वे ऑफ अकाउंटिंग है या वे ऑफ कीपिंग फंड्स की, सेल्स यहाँ आया वहाँ गया, वो बहुत रूट करते हैं ये लोग, मल्टीपल कंट्रीज में रूट करते हैं। मल्टीपल कंट्रीज से डेटा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इनको छूट दे देती ना कि ऑडिट कराओ, तो ये ऑडिट जब कराते तो ये कहते कि भाई मेरा शिपिंग बिजनेस है, मिनरल ऑयल बिजनेस है या एयरक्राफ्ट बिजनेस है, इसमें ह्यूज कैपिटल लगाया है मैंने, अभी तो मैंने जो एसेट्स खरीदे हैं उनकी डेप्रिसिएशन ही इतनी ज़्यादा आ रही है कि मेरी रेवेन्यू कुछ है ही नहीं उसके सामने। ये लोग हर साल अपना लॉस क्लेम करते और हाथ झाड़ के चल देते, 1 रुपए का टैक्स ये लोग नहीं देते। क्योंकि ये जितने भी बिजनेस मैं तुमको बता रहा हूँ, चाहे वो शिपिंग बिजनेस हो, चाहे वो ऑयल बिजनेस हो या एयरक्राफ्ट का बिजनेस हो, इनमें ह्यूज कैपिटल लगता है अप फ्रंट। आपने इमीडिएटली लाखों करोड़ रुपए का एसेट्स परचेज कर लिया, क्या इनकम इमीडिएटली चालू हो जाती है? नहीं होती है। अब एसेट्स परचेज करें हैं तो डेप्रिसिएशन तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें तो भूल ही जाओ। अकेले अकेले डेप्रिसिएशन का खर्चा इतना बड़ा होता है कि उनकी रेवेन्यू डेप्रिसिएशन कवर कर ले उस बात में कई साल लग जाते हैं। तो कई साल तक ये लोग लॉस क्लेम करते, 1 रुपए भी हमें टैक्स नहीं देते। तो यहाँ गवर्नमेंट ने खुद को प्रोटेक्ट किया कि भैया एक तो हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ लड़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का मैटर है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे देश में, डॉलर आ रहा है, कैसे लड़ाई करें, और इनसे सही टैक्स भी नहीं ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए यार, अब हमारे आपके बीच में क्या ये सब बिल्स और वाउचर्स और खर्चों की बात हो, हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं अपनी कंट्री में, और हमारी कंट्री का लॉ देखिए कितना सिंपल है, आपने जितना सेल करा उसका 7.5% मुझे दे दीजिए, या 10% दे दीजिए, या 5% दे दीजिए, विच एवर द केस में भी दे दीजिए। हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करेंगे, ना हम आपसे सवाल पूछेंगे ना आप हमें परेशान करना, बात फिनिश। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शंस ऐड किए हैं। इसीलिए जब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का नाम ले रहा था तो वैसे तो मेरे को इन सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, पर चूंकि बाय बेसिक नेचर ये सेक्शंस अलग हैं, इसलिए मैं इनका नाम कभी नहीं लेता। है ये भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ही, ये प्रिज्यूम कर ले रहे हैं कि आपकी इनकम इतनी है, पर इनका इंटेंशन अलग है। चलिए, सेक्शन 44 ट्रिपल बी, 44 BB A हो गया, 44 B हुआ, BB हुआ, BB A हुआ, अब हम BB B पढ़ रहे हैं। In case of foreign company engaged in civil construction, erection of plant and machinery, testing or commissioning thereof in connection with turnkey power project approved by central government। देखो, सिविल कंस्ट्रक्शन क्या होता है तुम सब जानते हो, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये लोग बेसिकली हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। इरेक्शन ऑफ प्लांट और मशीनरी, तो यूजुअली जब बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं तो वहाँ पे भी फॉरेन कंपनीज आती हैं उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने, उसको इंक्लूड कर रहा है। फिर एक होता है टर्न की पावर प्रोजेक्ट। टर्न की पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो क्या होता है कि
the world all over is using all sorts of innovative technology to generate energy, है ना? कोई पानी से कार चला रहा है, कोई कुछ ट्राई कर रहा है, हाइड्रोजन से ट्राई कर रहा है, कि कोई किसी चीज़ से ट्राई कर रहा है। इलेक्शन मतलब खड़ा करना, मतलब प्लांट और मशीनरी खड़ा करना, रेडी करके देना पूरा। टर्न की पावर प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि आप फॉरेन से किसी इंडिपेंडेंट कंपनी को बुलाओ, जो जहाँ पे सबसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आपको मिल रही हो। आप उनको बोलो कि यार देखो, मैं नहीं चाहता, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होती है इसमें। अगर कोई बंदा इन्वेंट करता है कोई नई टेक्नोलॉजी, तो वो शेयर क्यों करेगा? वो अपना पेटेंट कराएगा और बोलेगा भैया मेरा पेटेंट है, आपको भी ये काम, अगर आपकी मशीन चाहिए तो आप मेरे से लीजिए और किसी से मत लीजिए। मनमाने पैसे लेगा वो, क्योंकि उसके अलावा और कोई उस मशीन को बना नहीं सकता। तो वो फॉरेन की जो कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो बोलती है कि आपको ऐसा प्लांट लगाना है हमारे जैसा, तो हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे कि हमने कैसे किया, हम आपको आपके यहाँ आएंगे, पूरा सेटअप करेंगे क्लोज्ड बॉक्स की तरह, सब सेटअप रेडी होकर हो जाएगा। आपको बस जाना है और एक चाबी घुमानी है या एक बटन दबानी है और पूरी मशीनरी चालू हो जाएगी। इसको बोलते हैं टर्न की पावर प्रोजेक्ट। टर्न की पावर प्रोजेक्ट कभी भी छोटा नहीं होता, मतलब इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ मल्टी थाउजेंड करोड्स वेंचर। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ऐसा कोई भी पावर प्रोजेक्ट ऑफकोर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई टर्न की पावर प्रोजेक्ट है तो ऑफकोर्स इट इज़ अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या है कि टर्न की पावर प्रोजेक्ट एक कोई ऑफिशियल टर्म तो ऐसा सच बनाया नहीं गया। टर्न की पावर प्रोजेक्ट एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है कि जो कोई भी यूज़ कर सकता है। मान लो कोई छोटी कंपनी आ गई जिसने अपने बाहर की कंपनी को बुलाया कोई छोटा मोटा प्लांट सेटअप करने के लिए कि अपनी फैक्ट्री को पावर आती रहे, वो सोलर रूफ ही लगवा लिया। उसको ही बोल रहा है ये टर्न की पावर प्रोजेक्ट है कि मैंने विदेशी को बुलाया था, वो विदेशी आया, मेरे को सोलर पैनल लगा के गया और वहाँ सोलर पैनल से तार खींच के मेरी मशीन में लगा के गया। हो गया टर्न की पावर प्रोजेक्ट। मैंने तो बस स्विच ऑन करा और मेरी मशीन चालू हो गई, अब मुझे बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब जेन्युइनली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, छोटी कंपनियां छोटा मोटा काम करा रही हैं उससे नहीं मतलब है। जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स पूरे देश को हेल्प कर रहे हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही है, अगर वो बिजनेस में आप एंगेज्ड है। कौस्तव इज सेइंग सर अगेन प्लीज। कौस्तव, कहाँ से स्टार्ट करें? सिविल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें या ये टर्न की पावर प्रोजेक्ट को फिर से रिपीट करूं मैं? पॉइंट नंबर 2, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अरे कुछ नहीं भाई, आपको मान लो फैक्ट्री सेटअप करना है। लेट्स से कौस्तव यू आर इन कोलकाता, कोलकाता हैज़ वेरी गुड पोर्ट्स एंड यू हैव थॉट कि यार ऐसा करते हैं, जो अपना कोलकाता की साड़ीज बनती है ना कुछ अलग तरीके के, क्या तो बोलते हैं उसको, वो कपड़े का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तुमने सोचा कि चलो ऐसा साड़ी का फैक्ट्री डालते हैं और उस फैक्ट्री को हम लोग, उस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम शिपिंग लेन से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये आपने वो फैक्ट्री डालने के लिए एक बड़ी सी मशीन देखी ऑनलाइन कि हाँ यार ये तो बढ़िया है, लगती है। और मतलब एक मशीन नहीं है, वो पूरा प्लांट लगता है उसके लिए कि वो पहले आप कपड़ा, यहाँ से कपड़ा आएगा थान से, फिर वो ऐसे एक स्टेज ये होगा, फिर दूसरी मशीन आएगी वो सेकंड स्टेज करेगी, तीसरी मशीन थर्ड स्टेज करेगी। बड़ा सा प्लांट है। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करा और फिर जाके खुद ही स्क्रू से कस रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं। तो फिर आप किसी फॉरेन कंसल्टेंट को हायर करोगे जो उस मशीन का इंस्टॉलेशन करता होगा, जिसको आइडिया है इस चीज़ का कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सेफ गार्ड्स हमें यूज़ करने हैं, यूज़ करते समय कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें, कैसे क्वालिटी चेक्स करें, वो तुम्हें आएगा, पूरी ब्रीफ दे के जाएगा। तो ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जो तुम्हारे प्लांट और मशीनरी को इरेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर रही है, उसके ऊपर सेक्शन 44 भी लगता है। डन? क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद मैं बता था टर्न की पावर प्रोजेक्ट। टर्न की पावर प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि पहले तो पावर प्रोजेक्ट समझो। पावर प्रोजेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पावर प्रोजेक्ट मतलब दिस इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, बिजली कैसे पैदा करें, उसके लिए एक टर्न की प्रोजेक्ट लाया गया। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? टर्न की इज अ सेपरेट वर्ड, पावर प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। टर्न की का मतलब होता है रेडी टू गो।
जैसे रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं ना, कि आपने इधर पैसे देके खरीदे, अंदर घुसे आप तो सोफा लगा हुआ है, कारपेट बिछा है, बढ़िया सेंटर टेबल है, एक बड़ी सी टीवी है सामने, वो टीवी का जो फ्रेम होता है वो आजकल होता है ना रखने के लिए ऐसा, हम लोग तो संदूक पे रख के ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, वो भी जमाना था। पर अभी ऐसा सुंदर सा सब बना रहता है प्रॉपर, मतलब इटालियन किचन लगा है, एवरीथिंग इज फाइन डन। तुम बस आओ, बेड पे तकिया भी लगा हुआ है, कूद जाओ उस पर और सो जाओ, रेडी टू मूव इन। वैसे ही होता है रेडी टू गो टर्न की पावर प्रोजेक्ट, कि हमने एक डैम बना दिया, डैम की सारी चीज़ें जो भी उसके लिए का जहाँ भी हटाना था, बढ़ाना था, जहाँ सीमेंट लगाना था, क्या करना था, काटना था, पूरा प्रोसेस मतलब करके हमने आपको रेडी करके एक डैम दिया है। आप बस आइए, यहाँ पे एक रेड कलर की की बनी है, उसको घुमा दीजिए, नॉब होती है ना जैसे, आप इसको घुमा दीजिए, डैम ओपन हो जाएगा, पानी गिरने लगेगा, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चालू। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स, जो बिल्कुल रेडी टू गो होते हैं। जब फॉरेन कंपनी आती है तो वो पूरा प्रोजेक्ट अपनी तरफ से तैयार करती है, सब मेहनत करती है उसमें, और एक बड़ा पैसा मिलता है उसको ये मेहनत करने का, और सब मेहनत करके रेडी करके गवर्नमेंट के हाथ में दे देती है, लीजिए सर आपका प्रोजेक्ट रेडी है, ये रही चाबी आपके हाथ में। ओके, कैन यू मूव फॉरवर्ड नाउ? जब ये सेक्शन अप्लाई होगा, जैसे मोदी जी करते हैं उद्घाटन, अरे हाँ आकाश बाबू बिल्कुल सही पकड़ा, जैसे मोदी जी उद्घाटन करते हैं ना चाबी घुमा के डैम वैम का, वैसा एग्जैक्टली वैसा, इनफैक्ट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टर्न की इज, उसी चीज से टर्न की वर्ल्ड जनरेट हुआ है। सो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड और पेएबल इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड और पेएबल इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया कह रहा है, इसका मतलब कहीं भी मिला तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में मिला तो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी, बाहर मिला तो भी बाहर की इनकम मानी जाएगी। हाँ बेसिकली पैसे जो है वो, मतलब ये प्रोजेक्ट जो हो ये इंडिया में हुआ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा फ्रांस का कोई प्रोजेक्ट था जिसमें फ्रांस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी, तुमने वहाँ टर्न की पावर प्रोजेक्ट करा तो हम उस पर टैक्स मांग लेंगे, नहीं, हमसे क्या मतलब, तुम जाओ फ्रांस में जो मन में आए करो, यूएस में जो मन में आए करो, तुम इंडिया में जब टर्न की पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आपकी जितनी भी ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड है, पेड और पेएबल का मतलब ये हुआ कि हो सकता है उनको पैसे दे दिए, मतलब मिल गए हों, हो सकता है गवर्नमेंट ने भी बोला हो कि नहीं पहले हम चला के देखेंगे और 3 महीने तक अच्छा चला तब तुम्हें पैसे देंगे, कहीं खराब माल मिल गया तो पेड हो या पेएबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी आपकी ग्रॉस फीस आ रही है, रिसीट आ रही है, उसका 10% इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, इट विल बिकम योर इनकम, उस पर जो टैक्स बन रहा है दे दीजिए। इज दिस क्लियर? शिपिंग बिजनेस पे कितना है प्रिजम्पटिव? 7.5%। ऑयल बिजनेस में कितना है? 10%। एयरक्राफ्ट बिजनेस में कितना है? 5%। सिविल कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स, इन तीनों पे है 10%। ठीक, डन। चलो अगला टॉपिक, परमिसिबल मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह की छोटी छोटी बातें हम करेंगे और आज पीजीडीपी खत्म हो जाएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे वैल्यू करते हैं, इससे आपके प्रॉफिट पे बड़ा फर्क पड़ सकता है। पूरा साल आपने बिजनेस करा, 31 मार्च को आपने देखा कि मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, आप सीधे गए, आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, चलो मेरे पास 500 आइटम्स पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में। एक आइटम की कीमत कितनी होगी, तो आप सेल प्राइस नहीं देखोगे उस समय, आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो, अभी बिका नहीं है वो, आपको उसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, कितने में खरीदा था। तो अब पता चला कि यार कोई तो खरीदा था 100 रुपये में, कोई खरीदा था 120 रुपये में, कोई खरीदा था 80 रुपये में, वो भाव चेंज होता रहता है ना मार्केट में। अब क्या करें, कैसे वैल्यूएशन करें? तो इसमें कुछ आइडियाज आते हैं। पहला आइडिया आता है कि भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लेके चलते हैं, फीफो मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो डिब्बा आया था, सबसे पहले जो डिब्बा आया था हमारे स्टॉक में, सबसे पहले हम उसी डिब्बे को सेल करेंगे। ये बाई हुआ था, सबसे पहले वही सेल होगा। ठीक, ये समझ में आया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डन। ओके,
कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ फ्रेश माल ज़्यादा जल्दी बिक जाता है और जो माल पुराना होता जाता है वो बिकता ही नहीं है। जहाँ फ्रेश माल की डिमांड ज़्यादा होती है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कि भैया ये ले जाओ, अभी अभी आया है। फैशन में देखो, जो सबसे लास्ट में आया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक आया, वो फटाफट बिकता जा रहा है। और जो पुराना स्टॉक है बेचारा पड़ा हुआ है तब से, बहुत दिन से कोई उठा ही नहीं रहा है उसको। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, क्लियर? ये समझ में आ गया? एक तरीका और होता है, सबसे सिंपल, एवरेज प्राइस मेथड, या इसको तुम वेटेड एवरेज भी कह सकते हो। वेटेड एवरेज ही कह लो। एवरेज प्राइस मेथड तो कोई फॉलो भी नहीं करता। वेट तो लेना मैंडेटरी है। वेट मतलब कि लेट्स से कि तुमने 100 कपड़े खरीदे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, 100 कपड़े खरीदे तुमने 80 रुपये में और 50 कपड़े खरीदे तुमने लेट्स से कि 100 रुपये में, तो 80 का वेट जो होगा वो 50 के वेट से ज़्यादा होगा, 100 के वेट से ज़्यादा होगा। आपको यू अंडरस्टैंड वेटेड एवरेज प्राइस, राइट? उसमें एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है क्या? बोलो भाई, सबको वेटेड एवरेज प्राइस पता है ना? ओके, चलो। इनकम टैक्स जो है वो कहता है कि यार हमें चीज़ों को सिंपल रखना है। हम ना ये सब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहते, फीफो लीफो वेटेड एवरेज ये वो। तुम करो यार अपने हिसाब से, हमें तो नहीं ये सब समझ में आता। हालांकि बोलता है समझ में नहीं आता, लेकिन पूछता है, पता है इनकम टैक्स रिटर्न में आपको बताना होता है कौन सा मेथड आपने वो किया है, फॉलो किया है, और उसकी डिटेल देनी पड़ती है। खैर, इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल्स, नाइदर द इनकम टैक्स एक्ट नॉर द इनकम टैक्स रूल्स प्रिस्क्राइब्स एनी पर्टिकुलर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हम नहीं बताएंगे कैसे तुम्हें स्टॉक वैल्यू, तुम देख लो अपना, या तो कॉस्ट प्राइस पे करो या मार्केट प्राइस पे करो, विच एवर इज लेस। ठीक है, ये सजेशन देता है डिपार्टमेंट, कहता है या तो आप कॉस्ट प्राइस पे कर लीजिए जितने पे आपने खरीदा है, और या तो मार्केट प्राइस पे कर लीजिए। मार्केट प्राइस मतलब ये नहीं कि बेचने की प्राइस, मतलब आज की डेट में तुम जो सेल प्राइस सोच रहे थे उस जमाने में उसकी बात मत करो। आज की डेट में जो सेल प्राइस पे वो स्टॉक अगर तुम निकालना चाहो अभी कि अरे यार बिक जाता, अभी क्या कीमत मिलेगी इसकी, तो मार्केट प्राइस निकाल लो। जैसे कहीं होता है ना कि पुराना स्टॉक फॉर एग्जांपल खराब हो रहा है तो सेल नहीं लगा देते हैं कि ले जाओ यार 50% ऑफ है, वो भले ही कॉस्ट प्राइस पे निकल रहा हो, कॉस्ट प्राइस से नीचे निकल रहा हो, वो लोग सोचते हैं यार चलो जगह तो खाली हो, ये जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है, डिस्काउंट पे इसको बेच देते हैं और फिर नया स्टॉक ला के रख देंगे। वैसे भी यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, पुराना माल बिक नहीं रहा है, तो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम हो जाती है कभी कभी। तो विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस एट दैट मोमेंट 31 मार्च, विच एवर इज लेस, उस पर आप वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ वैल्यूएशन अडॉप्ट कर लिया तो सेम कंटिन्यू होगा अगले साल भी, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से कभी मान लो कि आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, बहुत दिन से आप फीफो मेथड फॉलो करते आ रहे हो, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यार फीफो मेथड तो नहीं समझ में आ रहा है, इससे मेरी स्टॉक की वैल्यू जो है वो फेयर नहीं आ रही है, तो आपने स्विच करा लेट्स से कि वेटेड एवरेज प्राइस पे, या आपने यही कह दिया कि चलो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ही हम ले लेंगे, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे लीफो फीफो कौन सा कितने में खरीदा था, कुछ नहीं, हम ओवरऑल अपना कॉस्ट देखेंगे और देखेंगे कि आज बेचने जा रहे हैं तो कितने में बिक रहा है और उस वैल्यू पे डाल देंगे, जो भी कम वैल्यू होगी उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज़ ऑल्सो फेयर वे ऑफ वैल्यूएशन। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही तरीका बताता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर वैल्यू डाल दो। ठीक, तो अभी हमने सोचा कि चेंज करना है। जब हम चेंज करेंगे ना तो हम इनकम टैक्स रिटर्न का जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें बताना पड़ेगा कि भैया पिछले साल कौन सा मेथड था, मैं बोलूँगा भैया फीफो था, फिर पूछेगा इस साल कौन सा मेथड है, ये हर साल पूछता है इस साल कौन सा मेथड है, मैंने यहाँ भी फीफो लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करा कि नहीं मेरा अब तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर है, वो तुरंत बोलेगा कि तुमने ये जो मेथड चेंज किया है उससे तुम्हारे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है मेरे को बताओ। तो तुम्हें वो बताना पड़ेगा, हाँ भैया इतना इम्पैक्ट तो पड़ा है, मेरा प्रॉफिट इतने से बढ़ रहा है।
तो वो बोलेगा कि क्या कारण था, क्यों तुमने चेंज करा। वो भी तुम्हें एक ब्रैकेट में, मतलब एक ऐसा बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स के अंदर तुम्हें लिखना होता है क्यों चेंज करा। तो तुम बोलोगे कि सर हमारी एज पर आवर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर मेथड हैज बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली, बट ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज इन अर्लियर ईयर्स ऑफ बिजनेस आई अडॉप्टेड द फीफो मेथड, बट नाउ आई सी दैट दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू माई इंडस्ट्री। लिख के तुमने एंटर कर दिया। अब वो पढ़ेगा, हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, इसकी इंडस्ट्री में बाकी लोग जो हैं वो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे ही करते हैं, यही बेवकूफ़ था, फीफो करता आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, जेन्युइन है, ठीक है। वो देखेगा चलो अमाउंट भी प्रॉफिट पे अगर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है तो तुमसे कुछ टैक्स भी मांग लेगा कि चलो तुमने मेथड चेंज करा है ना, अभी थोड़ा इस साल टैक्स दे दो, अगले साल से जो तुम कर रहे हो करेगा। वो कुछ भी कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद अपना जो भी स्टेप लेना वो लेगा। लेकिन आपने अगर चेंज करा तो आपको बताना मैंडेटरी है, नहीं बताएंगे तो इसको टैक्स इवेजन माना जाएगा, टैक्स की चोरी माना जाएगा कि भाई आपने मेथड चेंज करा, उससे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करा पड़ा और आपने हमें बताया भी नहीं, इसका मतलब आप चोरी करना चाहते हो, तो वहां पे आपको पेनल्टी लग सकती है, ठीक। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया पेनल्टी वाली कोई बात नहीं है, शांति से जो मेथड यूज कर रहे हो हमें बता दो, चेंज करोगे तो हमें बता देना, सिंपल। आर्बिट्रेरली आप हर साल चेंज नहीं कर सकते। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, चलो क्वेश्चन है ये, हम आपको होमवर्क दे देंगे। आई थिंक अब फिनिश खत्म ही है, और कोई टॉपिक बचा ही नहीं है अब। ओहो, फिनिश 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 भाई साहब, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करा जाए क्या साथ में, उस पर रैप अप करते हैं क्लास। आज पीजीपी हमारा समाप्त हो गया। ओके, कोई एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, एमसीक्यूज कर लें क्या? एमसीक्यूज कर लेते हैं, चलो। ABCD वाला ऑप्शन है, आई होप नाउ आई एम मिसिंग दैट फीचर, वो शेयर करने वाला, क्या नाम था अपना, ABCD वाला जो ऑप्शन एमसीक्यूज क्वेश्चन वाला था ना, मल्टीपल पास। मैं देखता हूँ, पोल, हाँ पोल। यार आई विश इसमें कुछ होता फीचर ऐसा। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल। नहीं यार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ऐसे ही पोल करते हैं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ABCD क्या लग रहा है तुम्हें आंसर। An SSC uses plant and machinery for the purpose of carrying on his business. Under section 31, he shall be eligible. रुक जाओ, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। Under section 31, he shall be eligible for deduction on account of his. ये क्या जानना चाहता है? ये जानना चाहता है कि सेक्शन 31 की क्या नॉलेज है तुम्हें, क्या है सेक्शन 31। तुम नंबर देख के उसका कंटेंट याद कर पा रहे हो कि नहीं। तुम्हें सारे सेक्शंस याद नहीं रहेंगे, घबराना मत, पर कुछ सेक्शंस याद रखना और उनको रेफरल पॉइंट की तरह यूज करना दूसरे सेक्शंस को याद रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली पीजीबीपी में 44 वाले तो देखो सारे याद रहेंगे, 44 AD, 44 ADA, 44 AE, और उसके बाद जो BBB BBA तो हैं, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं, बस ये रखना कि 44 BB वाले जो हैं वो सब फॉरेनर्स के हैं, जहाँ B इन्वॉल्व है वो फॉरेनर वाला है। और जैसे सेक्शन 31 में यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे कौन सा सेक्शन याद आ रहा है, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पीजीपीपी। डेप्रिसिएशन हमने कितना दिन तक पढ़ा था, 2-3 दिन आई थिंक खाली डेप्रिसिएशन चला था, नहीं? तो सेक्शन 32 इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें 32 याद है तो तुम्हें पता है कि 32 कौन सा वाला सेक्शन था, अरे वो तो खर्चा अलाउ करने वाला सेक्शन था, तो उसके आसपास के सेक्शंस भी वैसे ही होंगे ना, तो इसका मतलब 31 भी कोई ना कोई खर्चा अलाउ करने वाला सेक्शन था। और जो नॉर्मल खर्चे अलाउ करने वाले सेक्शंस थे उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कोई छूट नहीं थी। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये आंसर तो गलत है, लेकिन इस आंसर से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो सारी कैटेगरीज हैं ये रिपेयर्स की बात कर रही हैं। इस छोटे से हिंट से, यानी कि इवन इफ आई डिड नॉट रिमेंबर सेक्शन 33, मैं इस लॉजिक से और इस छोटे से हिंट से ये कंक्लूड कर लूँगा कि सेक्शन 31 में जरूर करेंट रिपेयर्स जो है वो अलाउ होता होगा। बोलो, लॉजिक समझ में आया?
कैसे मैं आंसर को मैंने डिराइव किया। भाई अगर ये लॉजिक यूज करोगे, इस तरीके से थिंकिंग रखोगे, तो तुम्हें सारे सेक्शंस इनकम टैक्स के याद नहीं करने होंगे। तुम्हें सिर्फ मोटे मोटे सेक्शंस याद करने हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, और उनके आसपास के सेक्शंस तुम गेस कर लोगे। जैसे सेक्शन 2 अगर कहीं लिखा है, कहीं पे भी किसी भी एक्ट में, मैं तो कहता हूँ क्या इनकम टैक्स एक्ट, क्या इंडियन पीनल कोड, हर जगह डेफिनेशन है। सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन। तो ये चीज़, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप कई सारे लॉज पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ये तो पैटर्न है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लोगे, दिस इज अ गुड ट्रिक। यस, और मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी ऑल थ्रू माई स्टूडेंट लाइफ आई हैव डन गुड, बट आई नेवर हैड गुड मेमोरी। मेरे को याद ही नहीं रहती चीज़ें, वो बचपन से प्रॉब्लम है मेरी। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा इन चीज़ों का सहारा लेके अपनी मेमोरी को सहारा देता हूँ, एंड इट वर्क्स वेरी फाइन। थोड़ा बहुत गेस वर्क चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी देखो गलतियां भी होंगी इसमें, पर एरर रेट बहुत कम है, मोस्टली आप सही होगे। Oh, did I tell you guys the story of my interview, जहाँ पे ये सेम ट्रिक में नहीं, मैं बच गया था। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब पीजीपी खत्म हो गया, सुन लो, बड़े ज्ञान की बात है। तुम लोग ये बेवकूफ़ी मत करना। तो मैं तुरंत तुरंत ही सीए बना था, और कैंपस प्लेसमेंट की बात थी, एंड इट वॉज अ गुड कंपनी, और स्टार्टिंग पैकेज ही मेरे को 6 लाख मिल रहा था। वो हमारे ज़माने में 6 लाख वॉज काफ़ी, इट वॉज गुड। तो मैं बड़ा उत्साह के साथ गया, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ। फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया था, एंड आई एवरीबडी वॉज लाइक क्लैपिंग फॉर मी। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। तो इंटरव्यू में घुसा मैं, और इंटरव्यू मेरे से बोलता है कि बताइए सर क्या पूछा जाए आपसे, कौन से सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, उस सब्जेक्ट में हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, चाहे आप एसएफएम बोलो या आप कुछ भी बोलो। मैंने बोला सर आपको जो सब्जेक्ट पसंद है पूछिए, मुझे सब आता है। पहले बात तो ये बेवकूफ़ी कभी करना नहीं, ठीक है। अब उसने बोला कि ठीक है मैं आपसे कंपनीज एक्ट पूछता हूँ। ठीक है सर पूछिए। उसने बोला कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1 क्या होता है बताओ। अब बात यह है कि मुझे पता तो था, इंटरव्यू के नर्वसनेस में ध्यान नहीं आया। मैंने बोला सर शेड्यूल 1 तो याद नहीं आ रहा है, आप कुछ और पूछो मैं बताता हूँ, मेरे को सब आता है। फिर उसने पूछा अच्छा शेड्यूल 2 क्या होता है ये बताओ। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया है, जब मेरे को 1 नहीं याद आ रहा है तो 2 कहाँ से याद आएगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर थोड़ा सा जैसे ना कंफ्यूजन हो रहा है, आप कुछ और पूछो मैं बताता हूँ। तो उसने बोला शेड्यूल 3 क्या होता है। तो मेरे को अचानक से क्लिक किया कि यार शेड्यूल 3 तो होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि बार बार कंपनीज एक्ट का और इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन अलग होता था ना। तो जब भी हम लोग कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे अपने ऑफिस में आर्टिकलशिप में, तो हमें दो डेप्रिसिएशन बनाने पड़ते थे। एक शेड्यूल 6 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, और दूसरा शेड्यूल 3 के हिसाब से, सॉरी एक तो बनता था हाँ एक कंपनी के हिसाब से और एक इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है इट इज़ सेक्शन 32, और जो कंपनीज में डेप्रिसिएशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। ये चीज़ मेरे को याद आ गई। अब मैं इससे पहले कि बोलता सर शेड्यूल 3 डेप्रिसिएशन, इंटरव्यूअर बोला भाई साहब नमस्कार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप वी विल कॉल यू लेटर। वो तो मैं समझ गया आप तो क्या ही कॉल आना है। फिर मैं भी हाथ जोड़ के नमस्ते करके निकल आया। सो पहली बात तो इससे एक लेसन मैंने ये सीखा कि कभी ज़िंदगी में ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये किसी को नहीं बोलना कि मेरे को सब आता है। यू नेवर नो एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट सेपरेटली। याद है हमने पढ़ा था पावर वाली जो कंपनी होती है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ होता है, करेक्ट। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो दो और कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। ये WDV में नहीं आते कॉन्सेप्ट, कब आते हैं? स्ट्रेट लाइन में आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और टर्मिनल डेप्रिसिएशन का जुड़वा भाई जो उससे स्वभाव में बिल्कुल विपरीत है बेटा, वो है बैलेंसिंग चार्ज। होता है ना जुड़वा भाई होते हैं तो एक भाई को जो पसंद दूसरे भाई को पसंद ही नहीं है, वो एकदम अपोजिट चलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड दो भाई, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज एकदम उल्टा चलते हैं एक दूसरे के।
So an electricity company charging depreciation on straight line method on each asset separately sells one of its machinery in April 2020 at 1,20,000. उसने एक मशीन सेल करी कब? अप्रैल में ही, 1,20,000 में. WDV of the machinery at the beginning of the year, that is on 1st April 2020, is 1,35,000. जब सेल हो रहा है मशीन का 1,20,000 में, तो उसका रिटन डाउन वैल्यू 135 आ रहा है. नो न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड. द शॉर्टफॉल ऑफ 15,000 इज ट्रीटेड एज 1,35 की मशीनरी थी, हमने 1,20 में बेच दी. ठीक, इसका मतलब हमें कितने का घाटा हुआ? 15,000 का घाटा हो गया सर. गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये घाटा नहीं है, तुम्हारी मशीन की एक्चुअल वैल्यू तो 1,20,000 ही थी, तुमने अभी ढंग से डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, इसलिए बुक्स में 1,35,000 खड़ा है. तो ये जो 15,000 एक्स्ट्रा है, व्हाट इज दिस? दिस इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन. ये वो डेप्रिसिएशन है जो आप लगाना भूल गए थे. और टर्मिनल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. Terminal depreciation. Terminal depreciation. So this is the correct answer. Cool. तो कभी अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो ना, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो डिराइव कैसे करोगे कि कौन से का मतलब क्या होता था? बस ऐसे ही एक एग्जांपल लिख लेना अपने मन में. गवर्नमेंट मानती है कि मार्केट प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट की वही सही वैल्यू है, आपने या तो कम डेप्रिसिएशन लगाया है या ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाया है. अगर आपने डेप्रिसिएशन कम लगाया है तो ये लो और लगा लो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और अगर आपने ज़्यादा लगा लिया है तो घटा दो फ्रॉम बैलेंसिंग चार्ज. क्लियर? ओके, आ जाओ. Mr. X acquires an asset which was previously used for scientific research for 2,75,000. The deduction under section 35(1)(4) was claimed in the previous year 17-18. The asset was brought into use for the business of Mr. X after the research was completed. The actual cost of the asset to be included in the block of asset is. बताइए. क्या लगता है? सब लोग नील नील बोल रहे हो. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. पर यहाँ पे जो एक्वायर्स एन एसेट लिखा है, यहाँ पे एक चीज और चेंज कर सकता था. परचेज्ड एन एसेट. एक्वायर्ड वर्ड जब यूज कर रहा है ना, तो इससे ये समझ में आ रहा है, और फिर अगली लाइन भी कह रहा है कि डिडक्शन जो है वो 17-18 में हमने क्लेम करी थी, कि मिस्टर एक्स की दो चीज़ें हैं. एक साइंटिफिक रिसर्च है और एक मेन बिजनेस है. ओनर कौन है दोनों का? मिस्टर एक्स ही है. साइंटिफिक रिसर्च से एसेट उठा के बिजनेस में डाल रहा है, तो वो कॉस्ट जीरो ही रखेगा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता. लेकिन लेट्स से कि मिस्टर एक्स जो है वो एक सीधे साधे व्यापारी है. ही इज अ बिजनेसमैन. ये रहा इनका बिजनेस. और यहाँ पे भाई साहब कोई आइंस्टाइन जी बैठे हैं. चश्मा वश्मा पहना दो इनको, जाने दो, ड्राइंग नहीं करूंगा मैं. इनका मान लो साइंटिफिक रिसर्च है, ये मिस्टर वाई बोल दो इनको, ये साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. इन्होंने जब वो उस एसेट को खरीदा तो पूरे के पूरे कॉस्ट को क्लेम कर लिया खर्चे की तरह इन सेक्शन 35(1)(4). याद है ये सेक्शन 35 वही सब होते थे. एसेट, कैपिटल एसेट भी अलाउड है, रेवेन्यू एसेट भी अलाउड है, सब अलाउड है, बस लैंड अलाउड नहीं है. इस तरह की बातें करते थे. तो इन्होंने तो पूरा का पूरा क्लेम ले लिया एसेट का. इनके लिए तो एसेट की कॉस्ट जीरो हो गई. उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल कर दिया मिस्टर एक्स को, लेट्स से फॉर द सेम अमाउंट, लेट्स से 2,75,000 ओनली. अगर इन्होंने सेल कर दिया तो मिस्टर एक्स के लिए इस बात से क्या फर्क पड़ता कि ये एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा था या टिकटॉक बनाने के लिए यूज हो रहा था. इनके लिए तो ये नया एसेट है. ही जस्ट बॉट इट एंड ही इज यूजिंग दैट एसेट फॉर द बिजनेस. उस केस में 2,75,000 विल बी कंसिडर्ड एन एक्चुअल कॉस्ट फॉर मिस्टर एक्स, और हम ये भूल जाएंगे कि वो एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा था. क्योंकि जब वो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा था,
उस समय मिस्टर एक्स यूज़ नहीं कर रहे थे, मिस्टर वाई यूज़ कर रहे थे, तो बेनिफिट कौन ले रहा था उसका? मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को क्या 1 रुपए का भी बेनिफिट मिला? नहीं। उन्हें तो भाई जो एसेट की कॉस्ट थी उन्होंने पैसे पे करे, उन्हें एसेट मिला, सीधी बात है। वो तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, उनसे तो कोई डेप्रिसिएशन का अधिकार छीन ही नहीं सकता। क्लियर? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलो जी आ जाओ। अब बताइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4। मैं पढ़ूंगा भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, बोलो किसको किसको याद है? आंसर दो। देखो ये तो सबको पता है कि सर ए तो आंसर नहीं है, डी, सी या डी में से कोई होगा। बताओ। सौरभ कह रहा है डी, मनीषा भी कह रही है डी, आकाश भी कह रहा है डी, कौस्तव भी कह रहा है डी। सबको पता है मतलब। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की कैरी फॉरवर्ड पे कोई रोक नहीं है। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम। हाँ, लेकिन सैलरी से थोड़ा है ना नहीं बनती है बाकी लोगों की। सैलरी बाकी लोगों को तुच्छ समझता है, बोलता है हम आपको एडजस्टमेंट नहीं देंगे। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। होता है ना ऐसे घर में, ऐसे मान लो 4-5 भाई, एक भाई की जॉब लग गई, वो पैसे कमा रहा है, बाकी भाइयों को लुच्चा समझता है, इज्जत ही नहीं दे रहा। ये वैसा ही है सैलरी का एटीट्यूड। वो बाकी हेड से किसी भी लॉसेस को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करती है, बोलता भैया मेरा मतलब अलग है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपना रह रहा हूँ, अपना समझ लूंगा, तुम लोग अपना समझ लो। ठीक है, let's move on to the next question. Mr. X, a retailer, acquired furniture on 10th May 2020 for 10,000 in cash and 15th May 2020 for 15,000 and 20,000 by a bearer check and account pay check respectively. यानी 15,000 बेरर चेक था, 20,000 अकाउंट पे चेक था। डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ होगी ये बताओ। सिंपल क्वेश्चन। बोलो। फर्नीचर है, कैश में खरीद रहा है, खर्चा तो नहीं है फर्नीचर, फर्नीचर तो कैपिटल एसेट है। और 43B तो सिर्फ एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउ करता था, रिमेंबर है ना? कुछ तो बताओ 43B के बारे में, अभी अभी तो पढ़ा है, 2 क्लासेस भी नहीं हुए। 43B इंपॉर्टेंट सेक्शन था, मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना। चलो आंसर ही बता दो, कैलकुलेट करो, आंसर ही बता दो। मनीषा कह रही है डी, कैश बेसिस पे डिडक्शंस 43B में मिलती थी, बिल्कुल मिलती थी। 43B किस बारे में बात करता था? बोलता था कि जो भी पेमेंट तुमने कैश में करा सब डिसअलाउ हो जाएगा, ऐसा बोलता था क्या? एसेट्स के लिए कुछ ऐसा बोलता था कि तुमने एसेट कैश में खरीदा तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा? ऐसा कहीं सुना आपने किसी सेक्शन में? किसी को याद है कोई सेक्शन ऐसा बोलता हो? 43B ऐसा बोलता है क्या कि अगर आपने कैश में एसेट्स खरीदा तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा? बोलो बोलो। देखो 269 एसएस 269 एसटी 2 सेक्शन थे लोन वाले, 2-2 लाख की बातें करते थे, उनको तो हमें सोचना भी नहीं है, वो नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व। और कौन सा क्वेश्चन बचा? कैश वाला। कैश वाला और कोई सेक्शन था? एक था कि अगर आपने कैश पेमेंट करी या कैश रिसीट करी, ऐसा भी कुछ था ना, कैश रिसीट करी तो आपका इतना पेनल्टी लग जाएगा, सिंगल पर्सन सिंगल ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था राइट। और कैश पेमेंट्स पे कुछ था, कैश पेमेंट पे कुछ था कि आपने कैश पेमेंट करा तो डिसअलाउ हो जाएगा या उसको वो। मेन मुद्दा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपको ये बात याद है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर हम एसेट कैश में खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा? क्या हमने ऐसी कोई बात पढ़ी है? बोलो भाई। सौरभ भी कह रहा है डी आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मान लो एक बात और समझो कि इस क्वेश्चन में भी आप देखो, अगर आप इनका ही एग्जांपल, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि अगर मान लो हमें ऐसा कुछ सोचना होता कि हाँ भाई कैश में एसेट खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, हम वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बेसिकली कॉस्ट में वही चीज़ इंक्लूड होगी जो पक्के से गई है, तो 10,000 तक तो कैश कोई दिक्कत नहीं है।
15 मई को चलो 15,000 दिया बियरर चेक से, ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन 20,000 जो दिया वो तो प्रॉपर अकाउंट पे चेक से दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर अपना पूरा एसेट का कॉस्ट 20, 10, 30 और 15 45,000 है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के जो ऑप्शंस हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि 10%, अच्छा फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 45,000 का अगर हम 10% निकालें तो आएगा 4500, विच इज़ वेरी इजी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर और मतलब मैं और लिख दे रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चन ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता यार किसी सेक्शन में लिखा था कि नहीं लिखा था, मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन कैलकुलेट करूँगा कि यार अगर डिसअलाउ होता भी तो 15,000 पे डिप्रिसिएशन डिसअलाउ होता तो 20,000 और 10,000 कॉस्ट पड़ती 30,000, 10% 3,000। ओके, यानी कि ये सही होता। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये नहीं सही है और ये नहीं सही है। मेरे ऑप्शंस दो आ गए, बी या सी, बी या डी। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर सेक्शन याद नहीं आए तो कैसे सॉल्व करोगे। अब आप कम से कम गेस कर सकते हो, ठीक है, कि कम से कम मेरे 50% चांसेस तो हुए, अभी आपके सही होने के 25% चांस थे। लेकिन अगर आपके मन में जो भी चीज़ें हैं उसको अगर थिंक आउट करोगे, और यहाँ 3,000 लिख दिया, यहाँ 30,000 होगा, हाँ सॉरी, एक जीरो कम हो गया, हाँ 30,000, ठीक है। तो कभी कभी अगर फंस जाओ, सेक्शन नहीं याद आए, तो क्या करोगे, ये प्रोसेस यूज़ कर लो, ठीक है, एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज़ कर लो, केबीसी की तरह। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए आई इरेज ऑल दिस और आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन छोड़ देते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Limited incurred capital expenditure of rupees 1,50,000 on 1st April 2020 for acquisition of patents and copyrights। इन्होंने क्या खरीदा, पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब इंटैंजिबल एसेट्स, ये हो गया इंटैंजिबल एसेट्स। अगर आप इंटैंजिबल एसेट्स खरीद रहे हैं तो आपको मिलती है डेप्रिसिएशन, कौन से रेट पे भाई साहब, 25% के बड़े प्यारे से रेट पे। अब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आपकी आंखों के सामने, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 25% अंडर सेक्शन 32, काम खलास, सॉल्यूशन मिल गया हमें। ओके डन। एक बार ये बताओ कि आज की क्लास में कोई और समस्या तो नहीं बच रही है, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया समझाया सब समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, क्लियर, ओके फैंटास्टिक। सो ऑन दिस वेरी नाइस नोट I'll टेक अलविदा फ्रॉम यू। पर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आप खुद से सॉल्व करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करते समय आपको वापस सेक्शंस को रिफर करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट इट, feel free to go through the PDF again, feel free to go through the sections again। और जब आप उन सेक्शंस को फिर से पढ़ोगे और फिर उन सेक्शंस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो अलग ही अंडरस्टैंडिंग आएगी। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से ही आनी चाहिए, वो कोई और टीचर नहीं दे सकता। जब आप खुद किसी सेक्शन को अंदर से कुरेदते हो कि इसमें से कुछ ज्ञान निकल जाए, वो चीज़ इज़ द बेस्ट फॉर एनी स्टूडेंट। With that note, this is your educator CA Prakash Rai signing off, wishing you all a very good night। एक मैराथन PGPP का important topics, okay, I'll do that। टाटा, bye bye, good night, keep being awesome।